फाइनली मिल ही गया प्री बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर। अगर आपको भी केमिस्ट्री का प्री बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ये प्री बोर्ड केमिस्ट्री का एक वायरल पेपर है और जैसे ही मुझे ये पेपर मिला ना, मैंने देखिए इसका पूरा सॉल्यूशन लिख दिया। लगभग 10 से 15 पेज में ये पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो में यानी कि इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं वही सारे क्वेश्चन इस बार केमिस्ट्री के प्री बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ प्री बोर्ड में ही नहीं जबकि बोर्ड पेपर में भी आएंगे। तो भैया बस ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। 70 में 60 प्लस तो आपका कहीं नहीं गया है, क्योंकि इस पेपर में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर कोड है 347 PA। ठीक है, यहां पे अपना रोल नंबर डाल देना, यहां पे अपना नाम डाल देना। और ये केमिस्ट्री का पूरा 70 नंबर का पेपर हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में आप भी ऐड हो जाना, ताकि आपको डेली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। कुछ नोट दिए गए हैं कि 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। भैया चुपके से एक कोने में बैठकर ये वीडियो देख लो। अगर देख लोगे तो भैया बल्ले बल्ले है, नहीं देखोगे तो बाद में पछताओगे। ठीक है, कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न आपको करना है। जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद लिखिए, मतलब जहां पे कैलकुलेशन हो ना वहां पे कैलकुलेशन के सारे स्टेप लिखो। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। जहां आवश्यक हो आपको रासायनिक समीकरण भी देना है। मतलब ये केमिस्ट्री है, इसमें रिएक्शंस भी आपको देना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको दिया जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे एक एक नंबर के, और बस 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। ध्यान से समझना। निम्न इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे आपको लिखना है। चाहे जैसा भी क्वेश्चन होगा सबका सॉल्यूशन आज मैं देने वाला हूं। देखो का वाला, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता? बताओ इसमें से विलयन का कौन सा भौतिक गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता? वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन, पृष्ठ तनाव या परासरण दाब? भैया देखो पृष्ठ तनाव जो है ना, ये अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। आपने विलयन चैप्टर जब पढ़ा होगा तो विलयन का जो अणुसंख्य गुण होता है ना, उसमें आपको पृष्ठ तनाव नहीं मिलेगा, बाकी तीनों टॉपिक उसमें रहेंगे। खा वाला क्वेश्चन देखो, शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक फर्स्ट है लीटर सेकंड इनवर्स, सेकंड है लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, थर्ड है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और फोर्थ है मोल सेकंड इनवर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मतलब शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए सिर्फ सेकंड इनवर्स होता है। ये सारी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी चीजें हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, वीडियो को लाइक करते हुए चलना। और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और इस पेपर का अगर पूरा PDF आपको चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आपको इस वीडियो को सिर्फ 1000 लाइक्स तक पहुंचा देना है। 1000 लाइक्स अगर इस वीडियो पर हो जाते हैं ना, मैं आपको पूरा पेपर फ्री में दे दूंगा। चाहे आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चाहे जैसे भी 1000 लाइक्स आपको कंप्लीट करने हैं, और साथ में कमेंट भी करना है। ठीक है, चलो रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं क्या? मतलब रंगीन आयनों का निर्माण कब संभव होगा? जब यौगिक में क्या विद्यमान होंगे? युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, रंगीन आयनों का निर्माण तभी संभव होगा जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। घा वाला क्वेश्चन देखो, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? मतलब क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3। अब जब क्लोरोफॉर्म वायु द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होगा तो वो क्या बनाएगा? देखो वो एक बहुत ही विषैली गैस बनाता है, फास्जिन, फॉर्मिक अम्ल,
फॉर्मिल क्लोराइड या मेथिल क्लोराइड? अरे भैया बहुत सिंपल है, घा का फर्स्ट ऑप्शन सही है। जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश या वायु की उपस्थिति में आता है ना और वो ऑक्सीकृत होता है तो वो एक बहुत ही विषैली गैस फास्जीन का निर्माण करता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन, कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इसमें से कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? बेंजोइक अम्ल, टॉलुइन, बेंजल्डिहाइड या फॉर्मिक अम्ल? इसका राइट आंसर होगा बच्चों बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड जो है ना ये कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसका फॉर्मूला होता है C6H5CHO, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। चलो चा वाला क्वेश्चन देख लो, एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन या विटामिन? अरे भैया विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, तो ये विटामिन है। थोड़ा सा फंसा दिया गया है आपको, अब जो भोले भाले बच्चे हैं फंस जाएंगे इनके जाल में, लेकिन हम नहीं फंसने वाले, ठीक है। 6 क्वेश्चन, एक एक नंबर का 6 नंबर आपका फिक्स हो गया, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। दूसरा, अब चलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों पर, इनको भी हल्के में मत लेना बच्चों। 8 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर के, पूरे 16 नंबर के अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। और जो जो क्वेश्चन इस पेपर में लिए गए हैं ना, जाकर देख लेना प्रीवियस ईयर पेपर, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। देखो, कोलरॉस के नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए। नियम कोई भी हो, चाहे वो हेनरी का नियम हो, राउल्ट का नियम हो, कोलरॉस का नियम हो, सबको पढ़ के आपको जाना है, ठीक है, एक भी नियम नहीं छोड़ना। तो चलो कोलरॉस का नियम समझते हैं। कोलरॉस के नियम को समझाइए। 22, 23, 24 सब में आ चुका है तो 26 में भी आएगा। देखो, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मतलब बहुत सिंपल है, किसी विद्युत अपघट्ट की जो अनंत तनुता पर चालकता होगी उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। जैसे मान लो एक विद्युत अपघट्ट है HCl। अब भैया HCl को जब हम इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये टूट जाएगा H+ में और Cl- में। H+ इसका धनायन है और Cl- इसका ऋणायन है। अब क्या कहा जा रहा है? किसी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर चालकता, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट m, लैम्डा m है मोलर चालकता, इनफाइनाइट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अनंत तनुता पर है। तो HCl की जो मोलर चालकता होगी ना वो किसके बराबर होगी? इस नियम के अनुसार वो बराबर होगी बच्चों लैम्डा इनफाइनाइट H+, यानी कि उसके धनायन की मोलर चालकता, और प्लस लैम्डा इनफाइनाइट Cl- उसके ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। इसी को बोलते हैं हम कोलरॉस का नियम, ठीक है। यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट m HCl जो विद्युत अपघट्य है, इसकी जो अनंत तनुता पर मोलर चालकता है उसके धनायन और ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। बस हो गया, यही है कोलरॉस का नियम। अनुप्रयोग देख लो, यहां पे एक हेडिंग डाल देना प्यारा सा, अनुप्रयोग मतलब कहां कहां आपको देखने को मिलता है कोलरॉस का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर नंबर 2 में ये टॉपिक, ठीक है। देखो ध्यान से, अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात करने में इसका उपयोग करते हैं, और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो ये दोनों हैं इसके अनुप्रयोग, मतलब यहां यहां हम इसका यूज करते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो खा वाला क्वेश्चन क्या है, मतलब एक एक क्वेश्चन का हम आंसर देंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपका आंसर ना दिया जाए। खा 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता की गणना कीजिए। भैया बहुत इजी है, सोडियम का अणुभार 23, क्लोरीन का 35.5। ये देखो न्यूमेरिकल सामने है, 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया है, प्राप्त विलयन की मोललता निकालनी है। बहुत इजी है। इसमें बताओ विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा? अरे भैया जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, तो ये 14 ग्राम है और 250 ग्राम जल है, ये विलायक होगा। तो हमें दिया गया है विलेय का भार, विलेय का भार हमें दिया गया है बच्चों, कितना दिया गया है? 14.625 ग्राम, ये दिया गया है विलेय का भार, ठीक है। विलायक का भार भी, अब देखिए विलेय का अणुभार भी निकाल लो,
विलेय। अब देखो विलेय आखिर क्या है, क्या सोडियम क्लोराइड है, तो ब्रैकेट में लिख दो NaCl, ठीक है। इसका अणुभार, भार तो हमने लिख दिया, इसका अणुभार भी हमें दिया गया है। अणुभार निकालना है तो क्या करेंगे, देखो सोडियम का अणुभार है 23 और क्लोरीन का है 35.5, तो दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा 58.5 आ जाएगा। ये हमारे विलेय का अणुभार आ गया, इसीलिए सोडियम और क्लोरीन का अणुभार दिया गया था। अब जब दोनों हमें पता है ना, तो यहीं पे हम निकाल लेते हैं, विलेय के मोलों की संख्या भी निकाल लेंगे। बहुत आसान है भैया, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है। इसको निकालने के लिए एक काम करेंगे, एक फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। वो फॉर्मूला होता है विलेय का भार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार। ये फॉर्मूला होता है विलेय की मोलों की संख्या निकालने का। विलेय का अणुभार मतलब भार को अणुभार से डिवाइड कर दो, मोलों की संख्या आ जाएगी। तो विलेय का भार जो है बच्चों वो है 14.625, ठीक है। और विलेय का अणुभार जो है वो है 58.5। इसको काटोगे ना तो 14.625 वन जा 14.625 और ये चौका जाएगा, यानी कि 1/4 आ गया। अब 1/4 जब कट करोगे तो 0.25 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। अरे भाग दे दो, 1 को 4 से भाग दे दो, 0.25 आ जाएगा सिंपली। तो ये विलेय के मोलों की संख्या हमारी आ गई बच्चों। विलेय के मोलों की संख्या जो आई वो आ गई है 0.25 मोल। ये आया है विलेय के मोलों की संख्या। लेकिन अभी हमें विलायक का भार भी दिया गया है 250 ग्राम, तो इसको भी लिखेंगे बच्चों विलायक का भार। देखो फॉर्मूला क्या होता है विलयन की मोललता का, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में, तो विलायक का भार भी हम निकाल लेंगे। विलायक का भार दिया गया है 250 ग्राम, 250 ग्राम। अब इसको किलोग्राम में जब आप बदलोगे बच्चों ना, तो मैं थोड़ा अलग समझा देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अरे भैया 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम, तो 250 ग्राम को अगर किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे ये कैंसिल हो गया। 25 वन जा 25, 25 4 जा 100, यानी कि 1/4 ये हमारा आ चुका है। अब इसको भी कट करोगे 1 को 4 से तो 0.25 ही आएगा, ठीक है। तो हम 250 ग्राम को 0.25 किलोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं भैया 250 ग्राम को 0.25 किलोग्राम। अब हम निकाल लेंगे विलयन की मोललता बहुत आसानी से। विलयन की मोललता जो हमें निकालनी थी, ठीक है। समझो स्टेप बाय स्टेप भैया, कुछ बच्चों को बोरिंग लग रहा होगा, अभी छोड़ के चले जाएंगे। अरे ऐसे जाओगे ना तो कभी सफल नहीं होगे, बोर्ड एग्जाम तो छोड़ो कहीं भी नहीं पास होगे, क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो विलयन की मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, और अपान विलायक का भार, विलायक का भार। और विलायक का भार जो लेंगे बच्चों वो किलोग्राम में लेंगे, किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा विलयन की मोललता का फॉर्मूला, ठीक है। अब हम भैया फाइनली मोललता यहां पे निकाल लेंगे। विलेय के मोलों की संख्या हमने निकाली थी 0.25, ठीक है, तो इसको लिख देंगे 0.25, और विलायक का भार भी हमने 0.25 ही निकाला था। दोनों बराबर हैं, कटेंगे तो एक ही तो आएगा, तो हमारा आ गया फाइनली विलयन की मोललता, विलयन की मोललता ये हमारा आ गया है बच्चों एक। और मोललता का मात्रक क्या होगा भैया, विलेय के मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल, और विलायक का भार किलोग्राम में है तो प्रति किलोग्राम, ये मात्रक हो जाएगा बच्चों, और यही हमारी विलयन की मोललता आ जाएगी। बहुत आसान है, 2 फॉर्मूला याद रखो, ये सब हलवा हो जाएगा। पहले तो आप याद रखो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार होता है। दूसरा फॉर्मूला विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का भार किलोग्राम में होता है। बस हो गया,
हलवा है, उठाकर खा लो बस चम्मच उठा के। चलो अगला क्वेश्चन गा वाला, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है? भैया डीओ में एफ ब्लॉक के तत्व का क्वेश्चन है, ये देखो रीजन भी मैं बताऊंगा, ठीक है, सीजन है रीजन बताएंगे गा। संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक निम्नलिखित कारणों से होती है। सबसे पहला जो संक्रमण तत्व होते हैं उसमें धातु आयनों का छोटा आकार होता है। दूसरा, धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश होता है। तीसरा, लिगैंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक की प्राप्यता होती है। यही 3 कारण होते हैं, चाहे आप इसको याद कर लीजिए तो ठीक रहेगा, छोड़ देंगे तो आपका भी साथ छोड़ देगा बोर्ड एग्जाम में नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, एक एक क्वेश्चन को बस समझो, कुछ है नहीं। अगला क्वेश्चन देख लो ध्यान से, अगला लिगैंड क्या है, 2 उदाहरण दीजिए, 2 नंबर। भैया लीजेंड नहीं है, लिगैंड है। ये हमारे उपसह संयोजन यौगिक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिगैंड क्या है ये देखो, वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगैंड कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, K4FeCN6, ये हमारा उपसह संयोजन यौगिक है। इसमें Fe जो आयरन है ये केंद्रीय धातु परमाणु है और इससे जो अस्थायी रूप से जुड़ी है वही लिगैंड होगी। तो Cn जो है ये अस्थायी रूप से जुड़ा है तो Cn- हमारा लिगैंड होगा। देखो Cn जो है Cn- के रूप में होता है, ठीक है। ऐसे देख लो दूसरा वाला, और Fe जो है ना केंद्रीय धातु परमाणु होगा, Fe2+ के रूप में ये होता है। दूसरा CuNH3 का 4 और 2-, यहां पे कॉपर जो है केंद्रीय धातु आयन है और NH3 जो है ये लिगैंड है। बस हो गया, सिंपल सा है, बस यही लिगैंड होता है। वो आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती है, लिगैंड कहलाती है। फटाफट आंसर दे दोगे, कुछ है ही नहीं। चलते हैं आगे, ठीक है, इसमें तो कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हमारा यहाँ पे 4 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के, यानी कि 4 इंटू टू 8 नंबर आपका कंप्लीट हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का। लेकिन अभी यहीं पर नहीं फिनिश होगा, 8 नंबर के और भी क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन जो है ना तीसरे का एक अवाष्पीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। मतलब साफ है कि एक अवाष्पीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। यहां पे विलेय क्या है, विलायक क्या है? अरे भैया 2.5 ग्राम कम है, ये विलेय होगा। 100 ग्राम बेंजीन है, विलायक होगा। क्वथनांक में उन्नयन 0.4 डिग्री सेल्सियस की हुई है। मोलल उन्नयन स्थिरांक 2.67 है। अणुभार निकालना है, कुछ नहीं है। ये देखो न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा है वही सेम। इसमें विलेय का भार स्मॉल w, देखो विलेय के भार को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझो केवल आपको समझना है। तो विलेय का भार स्मॉल w जो है 2.5 ग्राम है। विलायक का भार कैपिटल W 100 ग्राम है क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है। क्वथनांक में उन्नयन मतलब क्वथनांक में वृद्धि कितनी हुई है, इसको डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। ये 0.4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक जो केबी है, इसकी वैल्यू भी 2.67 है। हमें पदार्थ का अणुभार निकालना यम, ठीक है, बहुत आसान है। एक फॉर्मूला मैंने बताया था क्वथनांक में उन्नयन का, डेल्टा टीबी बराबर 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w अपान m इंटू कैपिटल W। यहाँ पे केबी है मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w है विलेय का भार, m है अणुभार, कैपिटल W है विलायक का भार। सिंपल है। अब यम इक्वल टू, अगर यम आपको निकालना है अणुभार तो यम को इधर ले आओ, डेल्टा टीबी को नीचे लेकर चले जाओ। दूसरा फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला याद रखना, इसको मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो m इक्वल टू 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल w अपान डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W। अब सारी वैल्यू रखते हैं, देखो 1000 तो ऐसे रहेगा, केबी की वैल्यू मोलल उन्नयन स्थिरांक की 2.67 है, स्मॉल w की वैल्यू 2.5 है, डेल्टा टीबी की 0.4 है और कैपिटल W की 100 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2.67 का
इसमें से 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो हमारा 267 आ गया। अब 10 और बचा, 10 का 2.5 से गुणा कर देंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब इन सबका दशमलव हट जाएगा। देखो इन दो अंक पहले दशमलव था तो 2 जीरो एडजस्ट हो गया, ये 1 अंक पहले है तो यहाँ पे 1 जीरो एडजस्ट हो जाएगा, 267 गुणे 25 आ जाएगा। और 0.4 का 100 से गुणा करोगे तो 40 आएगा, ठीक है। अब 267 को 25 से गुणा करो तो 6675 आएगा, अपान 40 हो जाएगा, ठीक है। अब 6675 को 40 से डिवाइड कर दो, 166.875 ग्राम प्रति मोल हमारा आंसर आ जाएगा। चाहे इसको मैं अब खुद लिखता, चाहे लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ चुका है। ये वाला फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखना, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो इसको भी हम लोग साइड में रखते हैं, बाजू हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को बस ध्यान से समझो और पूरा पेपर अगर हमने कहा है भाई सॉल्व होगा तो होगा। चलो खा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। नियम कोई भी हो, मैंने पहले बताया, चाहे राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, कोलराउस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, वर्नर सिद्धांत, कोई भी नियम हो, नियम को तो छोड़ेंगे नहीं, नियम कानून के साथ तोड़ेंगे। चलो भैया फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम ये देखो भैया, शानदार सुंदर अक्षरों में लिखा है। देखो इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। समझो एक फिगर, यहां पे एक जार मैंने ले लिया है, बर्तन, जिसमें NaCl विद्युत अपघट्य को हमने डाल दिया है। इसमें 2 इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं इस NaCl में, एक कैथोड है नेगेटिव और एनोड है पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रोड 2 प्रकार का होता है, कैथोड एंड एनोड, ठीक है। अब अगर ये इलेक्ट्रोड इसमें डूबे हैं, NaCl इसमें हमारा विद्युत अपघट्य है, तो इसमें कुछ ना कुछ आवेश होगा, विद्युत अपघट्य है तो क्यों आवेश मान लो है। अब अगर सोडियम क्लोराइड का हम कराएंगे विद्युत अपघटन तो ये Na+ और Cl- आयन में टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान समझो, ध्यान से, इसका विद्युत अपघटन जब होगा, ठीक है, देखो विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर मुक्त अथवा एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान, जब इस NaCl का विद्युत अपघटन होगा ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड हैं उस पर कुछ पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे। जैसे देखो यहां पे कुछ पदार्थ इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो गए हैं, जिसको हमने स्मॉल w से डिनोट किया है। तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होता है। ये जो स्मॉल w होगा ना, जो इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान है, वो इसमें प्रवाहित की गई कुल आवेश q के समानुपाती होगा। यही फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है। मतलब जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन होगा तो इसमें जो इलेक्ट्रोड डूबा है उस पर जो है उस इलेक्ट्रोड पर कुछ पदार्थ एकत्रित हो जाएंगे, ठीक है, जो उस विद्युत अपघट्य में प्रवाहित कुल आवेश के समानुपाती होंगे। यानी कि W समानुपाती क्यों, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा W समानुपाती क्यों, चूंकि Q = IT होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा Q = IT, तो W समानुपाती IT हो जाएगा। अब जब समानुपाती के चिन्ह को हटाओगे तो W बराबर ZIT, यहां पे Z एक स्थिरांक जुड़ जाएगा, ठीक है, Z है समानुपाती स्थिरांक, या इसी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। काम हो गया, बस फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यही है फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम। PDF चाहिए तो आप लोग फटाफट कमेंट करना। चलो गा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों, गा वाले क्वेश्चन पे चलेंगे और इसको सॉल्व भी करेंगे। हमने कहा था भाई ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब पूरा सॉल्यूशन हम लोग जानेंगे तभी भैया पेपर हम सॉल्व करवाएंगे। चलो अगला गा वाला क्वेश्चन, SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की हो तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अरे भैया अब ये आप क्वेश्चन देखकर मत डरना, कुछ बच्चे सोचेंगे यार कितना टफ क्वेश्चन दे दिया गया, अब हमारा क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा, अभी देखना कितना इजी है हमारे तरीके से। चलो भाई देखो देखो, ये आपके रासायनिक बलगतिकी का एक न्यूमेरिकल है। SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। मतलब हमें अर्धायुकाल दिया गया है T½ ये हमें दिया गया है बच्चा पार्टी 60 मिनट। कितना? 60 मिनट, ठीक है। अब देखो क्या है,
टी हाफ 60 मिनट दिया गया है। अब 60 मिनट को पहले सेकंड में बदल लो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 गुणे 60 बराबर 3600 सेकंड हो जाएंगे, 3600 सेकंड। ठीक है, हमें निकालना है वेग स्थिरांक निकालना है भैया, तो के की वैल्यू निकालनी है। ज्यादा झाम मत करो भैया, बहुत आसान है, समझ लो एकदम हलवा है। अभी देखना, एक फॉर्मूला लगा दो केवल, के इक्वल टू होता है 0.6932 अपान टी हाफ। ये फार्मूला होता है अर्ध आयु काल के पदों में। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले पर हम वैल्यूज को रख देंगे और देखना अभी चमत्कार होगा। के इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू है 3600। एक काम और करो, ऊपर 10 से गुणा करो, नीचे 10 से गुणा करो, और आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करने में भैया। तो के इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6.932 अपान 3600 हो जाएगा 36,000। कितना? 36,000 हो जाएगा। अब आप लोग डरेंगे थोड़ा सा, सर जी बहुत हैवी हैवी वैल्यूज आ रही हैं। कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ। के इक्वल टू 6.932, 36,000 को हम लिख सकते हैं 3.6 गुणे 10 के पावर 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब 3.6 से 6.932 को काटेंगे तो 1.925 आएगा बेटा। ठीक है, इतना अप्रोक्स आएगा, जिसको बोलते हैं अप्रोक्स, लगभग। ठीक है, तो के इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखो 1.925 गुणे 10 के पावर 4 है, नीचे प्लस में ऊपर माइनस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -4 हो जाएगा। और प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। ठीक है, बस यही हमारा हो जाएगा बच्चों वेग स्थिरांक। समझ में आ रहा है? कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बस आप समझो, यही वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा। बस हो गया, फार्मूला याद कर लो, सब खेल फार्मूले का है। मैं हमेशा कहता रहता हूं बच्चों, फार्मूला याद है तो समझ लो आप बहुत आगे हो। चलो अगला क्वेश्चन, चलो टाइम वेस्ट मत करो, समय बहुत कम है, कुछ बड़ा करना है, खुद को कमरे में बंद करना है। अगला क्वेश्चन घ, क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करता है? अरे भैया क्या होता है जब मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया करेगा? मेथिल अल्कोहल एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाता है। ये लो मेथिल अल्कोहल CH3OH, ये मेथिल अल्कोहल है, इसकी अपक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ करा दो, CH3COCl, ये एसिटिल क्लोराइड है। दोनों का रिएक्शन करा दिया, आपस में दोनों बांट लेंगे। देखो CH3 हो जाएगा, C आपका यहां से ले लेंगे, O है ऑलरेडी, यहां से भी O ले लेंगे, और साथ में हम ये भी CH3 ले लेंगे, मतलब सब ले लिया। देखो CH3 COO CH3 बचा, क्या HCl बचा भैया, तो HCl बाहर निकल जाएगा, बस हो गया। कुछ है इसमें? खामखा आप लोग डरते रहते हो। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भैया कैसे समझाएंगे? आपने तो अभी तक एंजॉय किया है, पढ़ने बैठे हो, फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं ना कि अच्छे से आपको नंबर दिलवा दूंगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो एसिटिल क्लोराइड ये हमारा है। ठीक है, इनका नाम है मेथिल एसीटेट, प्यार से इनको हम लोग बोलते हैं मेथिल एसीटेट। ठीक है, बस हो गया, काम खत्म, पैसा हजम, घा वाला क्वेश्चन भी खत्म। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलो हो गया 4 क्वेश्चन, यहां पर भी 2-2 नंबर के 8 नंबर यहां पर भी ले जाओ, बिल्कुल मुफ्त में सेल लगी है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, चौथा क्वेश्चन। अब 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, टोटल 4 क्वेश्चन, 3-3 नंबर वाले 4 क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर। और इस 12 नंबर को ऐसे हम मिस नहीं कर सकते। देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखे भैया। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? अब भैया एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर पॉसिबल है नहीं, इन सबको मैं अलग अलग वीडियोस में बता चुका हूं। हाँ अभी आगे मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा, बाकी अलग अलग वीडियोस में मैंने अलग अलग क्वेश्चन का आंसर दिया है, जाकर देखोगे तभी तो समझ में आएगा। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। रासायनिक बलगतकी का ये न्यूमेरिकल है, यूट्यूब पे जाओ, बस इतना सब। स्मिट अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। भैया ये भी मैंने पढ़ाया है,
घा मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे का पूरा रिएक्शन ही मैंने बता दिया है। 4 क्वेश्चन थे 3 नंबर के, 12 नंबर क्या है, कुछ नहीं है। और इन सबको मैंने एक एक वीडियोस में बता रखा है। नहीं 4 नंबर वाले भी हमारे क्वेश्चन आ गए हैं, 4 क्वेश्चन ये भी रहेंगे 16 नंबर। देखो अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए, ठीक है। आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब पे, बस इतना। क्लास 2 संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए डीडीटी क्या है, ये भी मैंने पढ़ाया है। गा संयोजकता आबंध सिद्धांत बैलेंस बाउंड थ्योरी की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। और घा ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है। लो भैया ले आए, बहुत परेशान थे आप लोग। ल्यूकास परीक्षण क्या है, ध्यान से समझो, बस कुछ है नहीं, ये भी हलवा है समझ लो, ठीक है। मतलब इसमें भी कुछ खास नहीं है। चलो देख लेते हैं ल्यूकास परीक्षण। देखो यह प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी एल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है। यह भिन्न भिन्न एल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, इसको बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। इसके प्रति भिन्न भिन्न गति से अभिक्रिया करने पर आधारित है। किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक मिलाने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होता है। मतलब ल्यूकास परीक्षण क्या है, इससे हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में डिफरेंस करते हैं कि कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। कैसे करेंगे, एल्कोहल को लेंगे और उसकी अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ कराएंगे। ल्यूकास अभिकर्मक होता है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2। अब कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक इनमें से कौन सा है, तो ल्यूकास के लास्ट में सा है, सांद्र के लास्ट में सा है, तो इसी को टिक कर देना। कभी कभी निर्जल HCl प्लस निर्जल ZnCl2 आ जाता है तो वो गलत होता है, ठीक है। तो हम एल्कोहल लेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक के साथ उसका रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, और उससे क्या होगा, एक धुंधलापन उत्पन्न होगा। देखो किसी अल्कोहल में ल्यूकास अभिकर्मक जब हम मिलाएंगे तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, जिससे धुंधलापन उत्पन्न होगा। अब धुंधलापन कितनी देर में उत्पन्न हो रहा है, उसी के बेसिस पर हम पहचान लेंगे कि अभिक्रिया जो है प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। देखो हमने एक एल्कोहल ले लिया ROH, इसकी अभिक्रिया हमने करा दी सांद्र HCl से, सांद्र HCl, और ऊपर हम लोग ले लेंगे बच्चा पार्टी निर्जल ZnCl2। क्या, निर्जल ZnCl2, ये हम ऊपर ले लेंगे, इसी को ल्यूकास अभिकर्मक बोलते हैं। सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 को ही हम बोलते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। बनेगा क्या, R के साथ Cl जुड़ जाएंगे, कहेंगे भैया तू मेरे पास आ जा, तो RCl हो गया, HO मतलब H2O बन जाएगा। तो भैया जब हमने अल्कोहल की अभिक्रिया कराई ल्यूकास अभिकर्मक से, तो हमारा बना एल्किल क्लोराइड, इसको बोलेंगे एल्किल क्लोराइड। और जब एल्किल क्लोराइड बनेगा तब धुंधलापन उत्पन्न होगा। अब हमें पता नहीं है ये कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, हमें नहीं पता। देखो कैसे पहचानोगे, देखो कमरे के ताप पर टर्सरी अल्कोहल तुरंत धुंधलापन उत्पन्न करेंगे। अगर ये तृतीयक अल्कोहल होगा तो जैसे ही रिएक्शन होगा तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होगा, हम पहचान जाएंगे ये तृतीयक है, तुरंत तृतीयक, ता से तुरंत, ता से तृतीयक। समझ गए, ट्रिक है। दूसरा, कमरे के ताप पर सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न करेंगे। मतलब द्वितीयक अल्कोहल जो है ना 5 से 10 मिनट बाद वो धुंधलापन उत्पन्न करेंगे। अगर द्वितीयक अल्कोहल होगा ना ये वाला, तो जब रिएक्शन होगा तो 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन उत्पन्न होगा, तो वो द्वितीयक अल्कोहल होगा। अब दा से 10, दा से द्वितीयक, थोड़ा सा ट्रिक मैं बता देता हूं। तृतीयक, कमरे के ताप पर प्राइमरी अल्कोहल धुंधलापन उत्पन्न नहीं करते, अतः विलयन पारदर्शक होता है। अगर ये प्राथमिक अल्कोहल होगा तो धुंधलापन उत्पन्न नहीं होगा। बस यही डिफरेंस है कि हम पहचान जाएंगे कि प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है। चलो भैया आगे बढ़ो। हो गया 4 नंबर के 4 क्वेश्चन, 16 नंबर छाप दो फटाफट। आप चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। भैया पूरे 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, मिस कर ही नहीं सकते हम। देखो निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर इनकी विलेयता घटती है। दूसरा, पावर एल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है। तीसरा, फिनॉल अम्लीय होते हैं क्यों। तीनों को जब आप समझाओगे तब जाकर 5 नंबर मिलेगा। जैसे 1 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, ऐसे करके। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा। लॉन्ग क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन में अथवा लगा रहता है। देखो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, इसकी अंधेरे में क्लोरीन के साथ अपक्रिया का समीकरण दीजिए। 5 नंबर, डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5, इसी को बोलते हैं डाई एथिल ईथर। देखो 2 एथिल हैं,
तो डाई एथिल, बाकी ईथर। चलो दोनों में से कोई एक कर दो। लॉन्ग क्वेश्चंस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करो। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए 5 नंबर। जैसे मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसीएन से होती है, केवल केमिकल रिएक्शन बताना है। दूसरा, फॉर्मेल्डिहाइड फेहलिक मिलेन के साथ अपक्रिया करता है। तीसरा, क्लोरोफॉर्म को चांदी के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है। चौथा, बेंजोइक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अपकृत करा जाता है। पांचवा, फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिमिडीन की उपस्थिति में होता है। भैया यूट्यूब पे सर्च करो क्या होता है जब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, शुभम लेक्चरर। बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो को देखा है, आप भी जाकर देखो। 5 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता, बीच में भी आ जाता है कभी कभी। 5 से 7 नंबर फिक्स है। क्या होता है जब का वीडियो मैं दे चुका हूं, अथवा लगा है। कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, इसका भी वीडियो मैं दे चुका हूं यूट्यूब। फर्स्ट है गिरगनार्ड अभिकर्मक से एसिटिक एसिड, सेकंड है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म, थर्ड है एसिटिक अम्ल से एसेटामाइड, फोर्थ है फिनॉल से टाइलुइन, फिफ्थ है फिनॉल से एनिलीन। कैसे प्राप्त करोगे, केवल केमिकल रिएक्शन ही देना है, 5 नंबर फिक्स है। चलो 7वां, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का वर्णन करो, इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखो। 5 नंबर अथवा लगा है। एथिलेमिन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अपक्रियाओं की समीकरण भी लिखिए। एथिलेमिन C2H5NH2 नाम तो सुना होगा, इसका क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ रिएक्शन कराना है और इसका नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन कराना है। आपका जो नंबर है ना 5 नंबर बिल्कुल फिक्स है भैया। पूरे केमिस्ट्री में ना 4-5 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 10 होंगे ज्यादा ज्यादा, जिसको अगर आप पढ़ लेते हो आपका 10, 15, 20 नंबर फिक्स है। बस टेंशन फ्री रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलो। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने खा। अब देखो ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इसकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। अथवा लगा है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से आप क्या समझते हैं, प्रोटीन की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाले कारकों को लिखिए।